वेलकम बैक टू फॉरेन टैक्सेशन रिवीजन। और आज की क्लास में हम सेक्शन 115 AB, AC एंड AD देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। सेक्शन 115 AB स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम यूनिट परचेज इन फॉरेन करेंसी और कैपिटल गेन राइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर इन केस ऑफ ऑफशोर फंड। सबसे पहली बात याद रखना कि 115 AB जो है ये NR या फिर फॉरेन कंपनी के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ ऑफशोर फंड के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है। तो अगर किसी फंड ने जो है इन्वेस्टमेंट किया where total income of an overseas financial organization include following income, namely पहला इनकम ये बोला गया है, income received in respect of unit purchase in foreign currency by way of long term capital gain arising from the transfer of unit of a mutual fund specified under section 1023D or unit of UTI purchase in foreign currency। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि 115 AB जो है वो NR या फॉरेन कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ आपको ओवरसीज़ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है। और उसके लिए भी ये बोलते हैं कि अगर ओवरसीज़ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन करेंसी में एक चीज़ परचेज करती हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यूनिट परचेज करती है, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट परचेज करती हैं अगर फॉरेन करेंसी में, या फिर यूनिट परचेज करती हैं UTI की फॉरेन करेंसी में, तो इन यूनिट्स पे देखो यूनिट्स ये म्यूचुअल फंड की परचेज करें या फिर ये UTI की यूनिट परचेज करें, बट इसके लिए एक हमारा कंडीशन है कि ये यूनिट जो है वो फॉरेन करेंसी में परचेज होना चाहिए। अगर ये चीज़ें अप्लाई होती हैं तो फिर इन म्यूचुअल फंड हो या UTI हो, इस पे दो टाइप के इनकम आ सकते हैं। पहला हमारे पास आ सकता है इनकम, डिविडेंड इनकम आ सकता है, या फिर हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। लॉन्ग टर्म की बात नहीं करते, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई भी कैपिटल गेन हो सकता है। 115 AB आपका ये बोलता है कि अगर आप एक ओवरसीज़ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है और अगर आपने यूनिट परचेज़ किया म्यूचुअल फंड या UTI की, और वो यूनिट आपने फॉरेन करेंसी में परचेज़ किया, तो इस यूनिट पे आपको दो टाइप का इनकम हो सकता है। अगर डिविडेंड मिला या कैपिटल गेन मिला तो फिर इस पे जो टैक्स रेट होगा वो एट द रेट 10% हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे एक लोअर टैक्स रेट, एक कंसेशनल टैक्स रेट की बात हो रही है। देन इनकम टैक्स पेबल शैल बी एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग 10% ऑफ इनकम रेफर्ड अबव। इन इनकम पे 10% का टैक्स रेट हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स विद विच द ऑफशोर वुड हैव बीन चार्जेबल हैड इट्स टोटल इनकम बिन रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड इनकम रिसीव फ्रॉम द अबव। या फिर अगर इस OFO के पास इन इनकम के अलावा, डिविडेंड और कैपिटल गेन के अलावा अगर कोई अदर इनकम भी है तो उस पर जो भी हमारा टैक्स रेट लगता है, चाहे वो नॉर्मल लगे या कोई स्पेसिफाइड टैक्स रेट लगे, वो भी टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा अदर देन दीज इनकम, और वो टोटल टैक्स रेट टोटल जो है हमारा टैक्स निकल के आएगा ओवरसीज़ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन पे। मुझे लग रहा है थोड़ा सा जो मैंने यहाँ पे समझाया उसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसलिए मैं आपको एक बार यहाँ पे फिर रिपीट करती हूँ। OFO को बोला गया है कि अगर आप यूनिट्स परचेज़ करते हो, किसकी यूनिट्स, म्यूचुअल फंड्स या UTI की यूनिट परचेज़ करते हो फॉरेन करेंसी में, तो उस पर आपको जो डिविडेंड मिला या फिर आपको कैपिटल गेन राइज हुआ, उस पर आपको 10% का टैक्स लग जाएगा। और इन इनकम के अलावा अगर कोई अदर इनकम हुआ तो आपको उस पर नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा, और ये दोनों टैक्स मिला करके आपका टोटल टैक्स बनेगा। सिंपल सी 115 AB आपका सिर्फ इतना ही बात बोलता है। अब इससे रिलेटेड हम आगे के पॉइंट देखते हैं। द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन शैल नॉट बी अवेलेबल इन कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये आई थिंक जब हम NR के लिए स्पेशल प्रोविज़न देख रहे थे उसमें भी हमने ये देखा था। खैर वहाँ पे तो हमें फर्स्ट प्रोवाइजो मिल रहा था, बट जब मैंने आपको 115A बताया था, और ऐसी बहुत सी चीज़ें फॉरेन टैक्सेशन में आपको काफ़ी जगहों पे एक चीज़ दिखा होगा कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि जब NR के लिए हम स्पेशल क्लॉज कर रहे थे वहाँ पे भी आपको फर्स्ट प्रोवाइजो मिल रहा था, सेकंड प्रोवाइजो नहीं मिलता है, और सेकंड प्रोवाइजो आपका इंडेक्सेशन से डील करता है। तो यहाँ पे भी जो हमारा कैपिटल गेन अराइज होगा, अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट ये बोलता है। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि सेक्शन 28 to 44C या फिर सेक्शन 57 के कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेंगे। मतलब कि अगर ये इनकम जो है आपका एज अ PGBP, अदरवाइज भी अगर कोई आपका इनकम है इन पे, अगर कोई एज अ PGBP अगर ये कैलकुलेट हो रहा है तो फिर जो 28 to 44C जो PGBP के डिडक्शंस हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, या फिर अदर इनकम वाले जो 57 में डिडक्शन है वो भी आपको नहीं मिलेंगे। थर्ड पॉइंट आपका बोलता है फिर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ OFO
consist of other income, then deduction under chapter 6 is will be available in respect of other income. The normal provision of income tax act will apply for computation of other income. ये बोलते हैं कि जो हमने ऊपर डिस्कस किया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड इन्वेस्टमेंट इनकम जो कि डिफरेंट इनकम है हमारा, अगर उसको हटा करके कोई अदर इनकम है तो उस पर हमारा चैप्टर 6A मिल जाएगा। चैप्टर 6 में आपको डिडक्शन मिलता है, तो चैप्टर 6A का डिडक्शन मिल जाएगा उन अदर इनकम पे, और उन इनकम के कंप्यूटेशन के लिए नॉर्मल प्रोविज़न अप्लाई होगा। फोर्थ पॉइंट है जो कि आपको बात करता है कि जो हम ओवरसीज़ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ। देखो सिंपल सी अगर मैं आपको बात बताऊँ, इसके टेक्स्ट पे बाद में जाएंगे, अगर मैं आपको वैसे बताऊँ तो फॉरेन में कोई भी एक फ़ंड बना और वो फ़ंड किसी भी वे में बन सकता है, AOP हो सकता है, BOI हो सकता है, LLP हो सकता है। तो फॉरेन में एक फ़ंड बना, इसने यहाँ पे टाई अप किया किसी पब्लिक सेक्टर बैंक से, और पब्लिक सेक्टर बैंक से टाई अप करने के बाद इसने अपना SEBI से परमिशन ले लिया। ये SEBI से ऑथराइज होते हैं ओवरसीज़ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर इनको SEBI से अथॉरिटी मिल गई तो ये रजिस्टर्ड हो जाते हैं एज एन OFO, ओवरसीज़ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। बट आप एक जगह कंफ्यूज मत होना, मुझे बस यही डर लग रहा था कि FII और OFO में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो FIIs होते हैं ना उनको गवर्नमेंट रजिस्टर करती है, परमिशन देती है, बट जो OFO होते हैं उनका जो एक तरीके से बोलो कि मैं परमिशन, वो जो है मिलता है SEBI के द्वारा। अब हम पढ़ लेते हैं। मीन्स एनी फंड, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एस्टैब्लिश अंडर द लॉज ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया, इनका जो इस्टेब्लिशमेंट होता है वो कंट्री आउटसाइड इंडिया होता है, विच हैज़ एंटर इनटू एन अरेंजमेंट फॉर री इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विद एनी पब्लिक सेक्टर बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर ये अरेंजमेंट करते हैं इंडिया में किसी पब्लिक सेक्टर बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी म्यूचुअल फंड से। सच अरेंजमेंट शुड बी अप्रूव बाई सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये जो अरेंजमेंट है ये SEBI जो है आपकी अप्रूव करती है, बल्कि FII में जो अप्रूवल मिलता है वो गवर्नमेंट से मिलता है। फिफ्थ पॉइंट आपका बोलता है, इट मे बी नोटेड दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू ₹1 लाख ऑन यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड oriented fund would be exempt, and long term capital gain exceeding 1 lakh shall be taxable at the 10% under section 112 and provide security transaction tax has been paid on sale of such unit। सिंपल सी बात आपको बताती हूँ, जब हम 112A पढ़ रहे होते हैं तो आपको अगर इसका प्रोविज़न याद होगा तो उसमें ये लिखा होता है कि जैसे आपको सपोज करो 10 लाख का कैपिटल गेन हो गया, तो जो टैक्स रेट की बात होती है वो टैक्स रेट जो है वो आपका होता है 10%। और इसके लिए एक और चीज़ बोली गई है कि जो हमारा टैक्स लगेगा वो मोर देन 1 लाख रुपीज़ पे लगेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 9 लाख रुपए पे एट द रेट 10% 90,000 का हमारा 90K का टैक्स बन जाएगा। सॉरी, अगर मैं अपने एग्जाम्पल में बात करूँ, बट जब आपका 115AB आता है ना वो आपको 1 लाख का कुछ नहीं देता। साथ में यहाँ पे ये भी बोला गया है कि STT आपका पे होना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड्स हैं और आप 112A में कवर हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है आपका STT पे होना चाहिए। 112 में सिर्फ वही सिक्योरिटीज़ कवर होती हैं जिनके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे होता है, बल्कि 115AB जो है दो तरीके से डिफ़र करता है। 112A एंड 115AB में दो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि आपको यहाँ पे 1 लाख का कोई एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। दूसरा डिफरेंस है कि टैक्स रेट 10% लगे रहेगा इन ईच ऑफ द केसेस वेदर STT पेड और नॉट पेड। यहाँ पे STT का पे होना मस्ट है, यहाँ पे STT का कोई रिलेशन नहीं है। बोलते हैं आप कोई भी म्यूचुअल फंड्स अगर आप फॉरेन करेंसी में परचेज करते हैं और उस म्यूचुअल फंड्स के सेल करने पे जो कैपिटल गेन आपको राइज होता है वो कैपिटल गेन जो है हम 10% पे टैक्स करेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेदर STT हैज़ बीन पेड और नॉट। It may be noted that short-term capital gain on units of equity-oriented fund are taxable at the rate 15% under section 111A, provided STT has been paid on the sale of such unit। अब यहाँ पे बात आती है कि सपोज करो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 112A में तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा कवर होता है, बट अगर ये गेन अगर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, अब यहाँ पे ये दो डिवाइड हो जाते हैं। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे STT पे है, STT का पेमेंट हो गया है, तो फिर ये 111A में कवर हो जाएगा और 15% टैक्स रेट लग जाएगा। बट अगर STT पे नहीं हुआ है तो फिर ये 112 में कवर होगा और उसके अकॉर्डिंग 30% का टैक्स रेट लग जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नोट्स का फर्स्ट पॉइंट है, द फर्स्ट प्रोवाइजर एंड सेकंड प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 शैल नॉट अप्लाई ऑन कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि इसमें कोई प्रोवाइजर एप्लीकेबल नहीं होता। चैप्टर 6 से एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ पे अदर इनकम है तो आप चैप्टर 6 से ले सकते हैं, बट इन दो इनकम से 115 AB वाली इनकम से आपको चैप्टर 6 से नहीं मिलता। बट जो चैप्टर 6 है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, बट जो चैप्टर 6 की प्रोविज़न है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, वो एप्लीकेबल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि करंट ईयर के लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और ब्रॉड फॉरवर्ड अगर कोई लॉसेस है तो उसको भी सेट ऑफ किया जा सकता है। इट मे बी नोटेड दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आर टैक्सेबल एट द रेट 10% अंडर सेक्शन 112A इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख। यही वाला पॉइंट है ये। फिफ्थ पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट आर सेम। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आर टैक्सेबल एट द रेट 15% प्रोवाइडेड STT हैज़ बीन पेड ऑन सच यूनिट्स। The security covered equity oriented mutual funds as well as debt oriented mutual fund। मैंने आपको कहा कि जो सिक्योरिटीज़ यहाँ पे कवर हैं, म्यूचुअल फंड्स और UTI के यूनिट्स कवर हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में भी सिक्योरिटी जो है वो इक्विटी वाले भी कवर हैं और डेट वाले भी कवर हैं। सो आई होप कि आपको ये 115 ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 196B। कुछ नहीं है, सिंपल सा सेक्शन है। जो भी हमने 115 AB में अभी पढ़ा ना, उस पर बोलते हैं उसका जो TDS का रेट होगा वो होगा 10%, और अगर सरचार्ज और सेस एप्लीकेबल हैं तो फिर सरचार्ज और सेस लगा के आप टैक्स TDS डिडक्ट कर लेना। सिंपल सी यही बात बोलते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले सेक्शन की तरफ, 115AC। जब मैं EB आपको बता रही थी तो मैंने आपको कहा था ये सेक्शन NR एंड फॉरेन कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता, ओनली एप्लीकेबल टू OFO। बट AC जो है दिस इज एप्लीकेबल टू NR एंड फॉरेन कंपनी। इस बात का ध्यान रखना। द गवर्नमेंट हैज़ परमिटेड इंडियन कंपनी टू इशू GDR, FCCB, FCEB टू मेक दिस सिक्योरिटी कम्पिटिटिव। सेक्शन 115AC हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड। ओके, देखो 115AC में दो टाइप के सिक्योरिटीज़ कवर होते हैं। पहला कि आपका बॉन्ड और दूसरा आपका ADR और GDR। अब होता क्या है, गवर्नमेंट जो है कुछ एक बोले तो प्रमोट करती है, या जो भी यस प्रमोट ही करती है, इंडियन कंपनी को कम्पिटिटिव बनाना चाहती है। क्योंकि आपने सुना होगा ना GDR, आपने वैसे भी सुना होगा। तो ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है, ये इशू होते हैं आउटसाइड इंडिया, ये आपको पता होगा। अब जब आउटसाइड इंडिया ये इशू हो रहे हैं GDRs, तो इनको कंपटीशन करना पड़ता है। किससे कंपटीशन करना पड़ता है? जो बाहर की सिक्योरिटीज़ हैं उनसे। अब गवर्नमेंट चाहती है हमारी इंडियन कंपनी ने जो GDR इशू किया है, लोग इसको भी सब्सक्राइब करें, इनको कुछ बेनिफिट मिले, इसलिए वो GDR के लिए कुछ बेनिफिट्स देती है। किसको बेनिफिट्स देती है? जो NR हैं, जो लोग इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन लोगों को कुछ बेनिफिट देती है, ताकि ये जब GDR बाहर इशू हो और ये जब कंपटीशन में जाए आउटसाइड सिक्योरिटी के, तो ये कम ना पड़ जाएं। ये compete करे विद स्ट्रेंथ विद द आउटसाइड सिक्योरिटी। इसके लिए जो भी लोग इनको सब्सक्राइब करते हैं, जो NR सब्सक्राइब करते हैं, उसको ये कुछ बेनिफिट देती है। तो सेक्शन 115AC जो है कम्प्लीटली इसी चीज़ को डील करता है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, अच्छा यहीं से पढ़ देती हूँ। गवर्नमेंट ने परमिट किया है इंडियन कंपनी को कि वो GDR, FCCB या FCEB इशू करे, और इन सिक्योरिटी को कम्पिटिटिव बनाने के लिए 115AC इंट्रोड्यूस हुआ है। अब 115AC में होता क्या है, कौन कौन से इनकम कवर होते हैं? इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 115AC, बॉन्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी। पहली बात है कि अगर कोई इंडियन कंपनी बॉन्ड इशू करती है बाहर में, और वो बॉन्ड जो है नोटिफाइड हो जाते हैं अगर, और नोटिफाई होते हैं विद इन अ सेक्शन, जो हो सकता है कि ये बॉन्ड्स अदर सेक्शन में भी नोटिफाइड हो, तो वो वाले सेक्शन ही अगर ये बॉन्ड्स नोटिफाइड हैं 115AC में इंडियन कंपनी के बॉन्ड, तो उन कंपनी के बॉन्ड्स पे जो भी इंटरेस्ट मिला या फिर इंटरेस्ट मिला उस बॉन्ड्स पे, पब्लिक सेक्टर कंपनी वाले बॉन्ड्स पे, मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनी ने बॉन्ड इशू किया आउटसाइड इंडिया, उस पे जो इंटरेस्ट मिला, अब इस इंटरेस्ट के केस में ही वो कुछ रिलैक्सेशन देंगे, या फिर मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज़ बताने वाली हूँ। 115AC में ना एक बात लिखी हुई है, आई थिंक आई हैव मिस्ड इन द नोट्स। लिखा हुआ ये है कि
जैसे मैंने आपको बताया कि 115AC जो है वो डील करता है बॉन्ड से और GDR से। अब बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिल सकता है, GDR पे आपको डिविडेंड मिलता है, अंडरस्टूड। अब बॉन्ड्स जो है दो टाइप के बॉन्ड कवर है, पहला वो बॉन्ड जो कि इंडियन कंपनी ने इशू किया है बट उसको नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने, और दूसरा वो बॉन्ड जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी ने इशू किया है। उसी तरीके से डिविडेंड जो है, अच्छा GDR पे बाद में आते हैं। तो इन बॉन्ड्स पे, और मान लो कैपिटल गेन भी हो सकता है ना, GDR पे जो है वो कैपिटल गेन भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात मैं आपको कहना क्या चाहती हूँ, जो टैक्स रेट, जो कंसेशन यहाँ पे मिल रहा है, जो बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है NR को, वो ये कि जो टैक्स रेट लगेगा, चाहे वो इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो या फिर कैपिटल गेन हो, तो इन पे जो टैक्स रेट लगेगा ना वो लगेगा 10%। बहुत ही कम कर दिया है टैक्स रेट 10% का। अदरवाइज़ आप देखो तो 30% टैक्स ब्रैकेट में, अगर ये 10% नहीं करते तो 30% टैक्स ब्रैकेट में अगर एज ए कंपनी आती तो आपको 40% लग जाता। और अदरवाइज़ अगर मैं मानती हूँ इंडिविजुअल भी होते तो भी आपको 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल हो जाते, बट ये सब ना करके ये कंसेशनल टैक्स रेट दे रहे हैं विच इज़ 10%। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती थी कि 115AC में जो बेनिफिट मिला है, दैट बेनिफिट इज टैक्स रेट। इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो या कैपिटल गेन हो, सब पे 10% का टैक्स रेट लगेगा। अब नाउ बैक टू आवर कंसेप्ट कि इसमें दो टाइप की सिक्योरिटीज़ इन्वॉल्व हैं, सेलेक्ट किए गए हैं 115AC में। एक है आपका बॉन्ड और दूसरा है आपका GDR। बॉन्ड में भी दो टाइप के बॉन्ड है। पहला बॉन्ड आपका वो है जो कि इंडियन कंपनी के है और उसको नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन 115AC, या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी का अगर कोई बॉन्ड है तो। अब GDR के बारे में हुआ क्या है, GDR को थोड़ा सा समझते हैं हम। सपोज करो ये कोई कंपनी है ABC, ये NSDL है, ये लिस्टेड है, इसके 50 लाख यहाँ पे शेयर्स, 50 लाख नंबर्स ऑफ शेयर्स में बोल रही हूँ, ये अमाउंट नहीं है, ये लिस्टेड है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था अपनी क्लास में कि जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, ये ABC का जो रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर होगा ना, उसमें जो नेम आ रहा होगा ना कंपनी का, वो NSDL आ रहा होगा। और NSDL के रजिस्टर में जो बेनिफिशियल ओनर होंगे, जैसे कि इस 50 लाख शेयर को XYZEFGH ये लोग होल्ड कर रहे होंगे, तो ये NSDL के रजिस्टर में आ रहा होगा, जिनको हम बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर। तो ये NSDL वाले रजिस्टर में आता है। ABC का जो रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर होगा उसमें NSDL का नाम आ रहा होगा, ठीक। अब मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ, ABC लिस्टेड है NSDL पे, मतलब लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, और NSDL के पास इसके 50 लाख शेयर्स है। अब इसके साथ साथ ABC ने 10 लाख अपने कुछ शेयर्स, 10 लाख शेयर्स को पब्लिक इशू किया है एज GDR। अब GDR जब होता है ना तो 10 लाख शेयर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 10 लाख GDR हो गए, नहीं, ऐसे नहीं होता है। डिपेंड्स ऑन द कैलकुलेशन एंड मेनी अदर फैक्टर्स। अब सपोज करो, मान लिया कि हमने 100 शेयर्स का एक GDR बना दिया, ऐसे होता है 100 शेयर्स इक्वल्स टू 1 GDR, ठीक। अब ये एक GDR बन गया जब, अब होगा क्या, अब ये GDR इशू होता है तो कंपनी जो है वो टाई अप करती हैं किसी बैंक वगैरह से, और बैंक जो है आगे इनका जो भी प्रोसीजर होता है लिस्टिंग कराने का, GDR को लिस्ट कराएंगे ना फॉरेन में फिर बाहर, तो वो बैंक जो है आगे ये प्रोसीजर करती है GDR को लिस्ट करने का। तो 100 शेयर इक्वल टू 1 GDR, और 10 लाख शेयर्स जो है वो इशू हुए हैं आउटसाइड इंडिया। इस 10 लाख शेयर्स का डिटेल अगर हम चाहे कि NSDL के पास हो तो ये NSDL के पास नहीं होता है। तो GDR का मतलब GDR जो है, फिर से समझते हैं। तो GDR जो है यहाँ पे 3 तरीके से इशू होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये 10 लाख शेयर्स जो हैं वो इशू हुए, 100 शेयर इक्वल टू 1 GDR, मैं मानती हूँ 1 लाख GDR इशू हुए। तो ये ओरिजिनल GDR है, ओरिजिनली जो इनिशियल इशू हुए, ओरिजिनल बोलो या फिर इनिशियल इशू बोलो, इस टाइप में 3 तरीके से GDR इशू होते हैं। सबसे पहले कि जो कंपनी खुद टाई अप की एक बैंक के साथ, और बैंक के साथ टाई अप करने के बाद उससे अपने 10 लाख पब्लिक शेयर्स को एज ए GDR इशू किया, जिसमें कि 100 शेयर जो है वो उसका एक GDR बन गया, एंड अकॉर्डिंगली 1 लाख GDR जो है वो इसके इशू हुए। अब होगा क्या, समटाइम्स व्हाट हैपन, अब ये प्राइमरी मार्केट में इशू हो गए। अब होगा क्या, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ध्यान देना।
ये GDR इशू हो गए, मान लो 1 लाख GDR, मैंने कहा कि 1 लाख GDR इशू हो गए। अब इस 1 लाख GDR में NR ने दूसरे NR को अगर सेल किया तो ये सेल जो है एग्जेम्प्ट हो जाता है। कैसे एग्जेम्प्ट होता है? अंडर सेक्शन 47 एग्जेम्प्ट हो गया। बट अगर ये NR जो है किसी रेसिडेंट को सेल कर देते हैं, ये NR टू NR अगर सेल किया तो ये एग्जेम्प्ट हो गया, बट ये NR जो है अगर किसी रेसिडेंट को सेल कर देते हैं तो फिर ये NSTL के पास आ जाता है। आ गया ये NSTL के पास। अब ऐसा होगा कि कंपनी अगर चाहे तो जो रेसिडेंट के पास ये शेयर्स आए उनको वापस से एज ए GDR में लगा के इशू कर सकती है। आप समझ रहे हैं? मतलब री इशू हो रहा है यहाँ पे GDR का। दूसरा तरीका ये हो गया। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि कंपनी अपने शेयर्स को लेके गई प्राइमरी मार्केट में, खुद अपने 100 शेयर को एक GDR बना के 1 लाख GDR इशू कर दिया। दूसरा तरीका, जो बाहर से जो नॉन रेसिडेंट ने रेसिडेंट को सेल कर दिया था, उस GDR को फिर से, वो GDR जो कि मेरा शेयर बन गया, वो GDR को हम फिर से, मान लो कि जब ये NR ने सेल किया होगा रेसिडेंट को, तो इसने 100 शेयर जो है, 100 शेयर अगर मैं शेयर्स के टर्म में बात करूँ, अगर मैं GDR के टर्म में बात करूँ तो 1 GDR सेल किया होगा, रेसिडेंट के पास आया तो ये 100 शेयर्स हो गया। अब अगर कंपनी चाहे तो इन 100 शेयर्स को एक GDR बना के फिर से री इशू कर सकती है। ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका होता है हमारा पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी भी क्या करती है, समटाइम्स व्हाट दे डू इज दे ऑल्सो इशू देयर शेयर्स एज ए GDR। तो एक तरीके से मैं मान लूँ कि यही वाला जो फर्स्ट हमने प्रोविज़न देखा प्राइमरी मार्केट में इशू होने वाला, यही चीज़ फॉलो होता है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है अपने शेयर्स को इन द फॉर्म ऑफ GDR बाहर में इशू करती है। तो ये 3 तरीका होता है। तो डिविडेंड जो है आपको तीनों पे मिल सकता है। थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसे, इतना टेक्निकल नहीं है, अगर आप समझेंगे तो समझ में आएगा डेफिनेटली। तो डिविडेंड जो है इशू अगेंस्ट इनिशियल इशू, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो कंपनी ने खुद इशू किया, इशूड और री इशूड अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। दूसरा केस हमारा जो कि री इशू हो रहा है, इशूड अगेंस्ट द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी सोल्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर्स को एज ए GDR सेल किया है। इन तीनों पे ही डिविडेंड मिल सकता है। तो 115 AC का जो मेन मोटो है वो ये बोलता है कि चाहे आपको इंटरेस्ट मिला हो, बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, मतलब वैसे बॉन्ड्स पे जो कि नोटिफाई किए गए हैं बाय गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 115 AC, या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी के किसी बॉन्ड्स पे जो कि बाहर में इशू किए गए और उन पे आपको डिविडेंड इंटरेस्ट मिला हो। ये सबका जो सब्सक्रिप्शन होता है ना, चाहे वो बॉन्ड हो या GDR हो, इन सबका सब्सक्रिप्शन फॉरेन करेंसी में होता है। इस बात का ध्यान रखना, फॉरेन करेंसी में होता है। तो चाहे वो इंटरेस्ट इन दोनों पे मिला हो या फिर डिविडेंड मिला हो आपके इनिशियल इशू वाले GDR पे, या फिर री इशू वाले GDR पे, या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी वाले GDR पे, इन सब पे जो टैक्स रेट लगेगा वो 10% लग जाएगा। इसके अलावा वो बोलते हैं कि अगर कैपिटल गेन अराइज होता है तो उस पर भी जो टैक्स रेट लगेगा वो भी 10% हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है ऊपर वाले पॉइंट, मतलब जो कॉमन पॉइंट है वही रिपीट होंगे कि जैसे डिडक्शन कौन कौन से अलाउ होगा, चैप्टर 6 का क्या ट्रीटमेंट होगा। पहला पॉइंट आपका बोल रहे हैं डिडक्शन नॉट अलाउएबल, सेक्शन 28 to 44 से PGBP वाले कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होते। सेक्शन 57 में जो अदर इनकम के डिडक्शन है वो भी आपको अलाउ नहीं होते। चैप्टर 6A जो है वो अलाउ नहीं है, कहीं पे भी आपको अलाउ नहीं है एक्सेप्ट ATLA। अगर आपको याद हो तो एक जगह सिर्फ मैंने बताया था, पूरे फॉरेन टैक्सेशन में कहीं पे भी चैप्टर 6 से अलाउ नहीं है। मैंने अपनी एक क्लास में बताया था जहाँ पे ATLA आपको अलाउ किया गया है, और आप वो मुझे बताएंगे कि ATLA कहाँ अलाउ किया गया है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इज नॉट अलाउड, चैप्टर 6A का डिडक्शन अलाउ नहीं है। द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ NR कंसिस्ट ऑफ इनकम्स अदर देन इंटरेस्ट, डिविडेंड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेफर्ड इन सेक्शन ABC ऑफ 1, देन द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A विल बी अवेलेबल। सिंपल सी बात जो हम पुराने सेक्शन में भी करते आए हैं वो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अगर इन इनकम के अलावा अगर आपका कोई और इनकम है जिस पे आप चैप्टर 6 से ले सकते हैं, देन ऑन दैट इनकम यू कैन अवेल योर चैप्टर 6A। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंडेक्सेशन, फॉरेन जहाँ पे भी फॉरेन करेंसी की बात आती है इंडेक्सेशन की बात खत्म ही हो जाती है। मिलता है तो आपको सिर्फ फर्स्ट प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो तो किसी हालत में नहीं मिलता। इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो है वो आपको अवेलेबल नहीं होगा। आपका नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, फाइलिंग ऑफ रिटर्न नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड कब होता है पता है? जब आपका जो रिटर्न ऑफ इनकम है उसमें 2 ही टाइप के हो,
जो मैंने ऊपर बताया कि या तो इंटरेस्ट आ रहा है बॉन्ड से, या फिर डिविडेंड आ रहा है जीडीआर से, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन नॉट लॉन्ग टर्म, कैपिटल गेन है, और इन पे जो है 10% का टैक्स रेट है, और 10% से ही, इसी रेट से ही अगर टीडीएस डिडक्ट हो गया है तो फिर आपको रिटर्न फाइल करने की भी आवश्यकता नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है कंसेशनल टैक्स ट्रीटमेंट फॉर जीटीआर बॉन्ड एक्वायर्ड इन कोर्स ऑफ एमलकमेशन, सेक्शन 115 AC। मैं पढ़ नहीं रही हूँ जानबूझ के, बिकॉज आई वांट टू मेक दिस क्लास एज ए रिविजन कम योर रेगुलर क्लास, सो दैट जहाँ पे मुझे ज़रूरत लगे मैं वहीं पे पढ़ूँ। अब यहाँ पे ये पॉइंट में क्या बोलते हैं, सपोज करो आपका ABC था, आपका ABC कंपनी में GDR था, अब ABC कंपनी अमलगमेट हो गई EFG कंपनी में, अब ABC का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, अब एक तरीके से आपका जो GDR होगा वो EFG का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो बेनिफिट है जो आपको ABC पे मिल रहा था वो बेनिफिट अब आपको EFG पे भी मिलेगा अगर अमलगमेशन हो गया। तो जो सब्सक्राइबर है इन GDRs या इन बॉन्ड्स के, उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनको वो कंसेशनल टैक्स रेट मिलेगा। मीनिंग ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ऑर्डिनरी शेयर मीनिंग बता रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऑर्डिनरी शेयर इशूइंग कंपनी बीइंग ए कंपनी लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑफ इशूइंग कंपनी। As per section 47, if GDR represent equity share of a company listed in India are transferred by NR to another NR outside India, then capital gain exempt। मैंने कहा कि अगर GDR जो है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर एक NR दूसरे NR को सेल करता है तो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाता है। यहाँ से मेरा एक दूसरा पॉइंट निकल के आता है, मैंने आपको बोला था कि अगर कैपिटल गेन होता है तो उस पर 10% टैक्स लगता है। फिर ये कौन से कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं, ये वो कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं जब NR ने एक रेसिडेंट को सेल कर दिया, जहाँ पे री इशू का केस होता है। तो जब NR ने एक रेसिडेंट को सेल कर दिया तो जो टैक्स रेट होगा कैपिटल गेन का वो 10% हो जाएगा। However, if GDR represent equity share of unlisted company, then exemption under section 47 not available। But अगर ये GDR जो है unlisted company की है तो ये 47 वाली exemption available नहीं है। Provision of chapter 6 setup and carrying forward of losses are applicable, ये आपको हर जगह applicable होते, तो ये applicable मिलेंगे आपको। 196C जो कि बात करेगा आपका कि आपका TDS का रेट क्या होना चाहिए, वही मैंने आपको बताया कि 10% TDS रेट होगा। और अगर हम देखेंगे कि क्या इन पे सरचार्ज और सेस लग रहा है, क्या इनकी इतनी इनकम है कि सरचार्ज और सेस एप्लीकेबल है। सेस तो एप्लीकेबल होगा ही, सरचार्ज के लिए हमें देखना पड़ता है। तो अगर सरचार्ज और सेस एप्लीकेबल है तो सरचार्ज और सेस लगा करके हम जो है टैक्स डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 115 ED, आज की क्लास का आपका ये लास्ट टॉपिक है। देखो या शुरू करते हैं। स्पेशल प्रोविज़न फॉर computing tax on income of specified fund or FII from security or capital gain arising from their transfer। FII और specified fund के लिए ये सेक्शन जो है ये बने हुए हैं 115 ED। बोला क्या जाता है, देखो पहली बात समझ लेना, 115 AB, AC एंड AD तीनों में ही जो बेस है, जिस बेस पे ये सेक्शन बने हुए हैं वो बेस सिर्फ एक ही है। आप ध्यान रखना कि आप पढ़ क्या रहे हो, फॉरेन टैक्सेशन। यहाँ पे डील किस चीज़ से होगा, डील होगा 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। क्या, एक आपका NR हो सकता है हम NR को कुछ बेनिफिट दें, उसके टैक्सेशन से रिलेटेड बात कर सकते हैं। एक हो सकता है आपका फॉरेन कंपनी, तीसरा हो सकता है आपका OFO जो अभी हमने देखा, चौथा हो सकता है आपका FII, इसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा ऊपर जिक्र किया था, और फिफ्थ आपका जो हो सकता है स्पेसिफाइड फंड। अब मैंने आपको बताया था कि FII का जो अप्रूवल होता है वो गवर्नमेंट देती है, OFO का अप्रूवल जो होता है वो आपका सेबी देता है। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड फंड एक नया टर्म आया है हमारे पास, जो कि हम समझेंगे आगे जाके। पहले हम ये देख लेते हैं कि सेक्शन हमसे क्या बोलता है। सेक्शन बोलता है वेयर द टोटल इनकम ऑफ फंड और FII इंक्लूड इनकम रेफर्ड इन कॉलम 2 द सेम वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स एज मेंशन इन कॉलम 3। मतलब अगर FII या फंड के इनमें से कोई भी एक इनकम होता है तो उस पर जो टैक्स रेट लगेगा वो ये टैक्स रेट लगेगा। तीनों ही सेक्शन मैंने आपको बताया ना, सिर्फ इस चीज़ के लिए बने हुए हैं कि हम आपको जो टैक्स रेट देंगे वो कंसेशनल टैक्स रेट देंगे, और कौन कौन से इनकम पे देंगे, तीनों ही सेक्शन बस यही बात करेंगे
कि ये इनकम होगा और इस इनकम पे आपका टैक्स रेट इतना हो जाएगा। तो ईडी जो है वो आपका बोलता है कि इनकम अगर आपको कोई रिसीव हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटी की बात हो रही है बट 115AB वाली सिक्योरिटी की बात नहीं हो रही है। इनकम ऑफ यूनिट रेफर्ड इन सेक्शन 115AB दैट इज यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड और इंटरेस्ट रेफर्ड इन सेक्शन 1 अंडर सेक्शन 194 LD। देखो सिंपल सी बात समझो, देखो आपने 115AB में पढ़ा था ना कि 10% का टैक्स रेट होगा, और यहाँ पे हम एक लोग का पढ़ रहे थे कि OFO के बारे में पढ़ रहे थे कि OFO ने अगर इन्वेस्ट किया है तो टैक्स रेट क्या होगा। ओके, हम पढ़ रहे थे AD ना, या तो 115AC वाला हमने अलग ही डील कर लिया। म्यूचुअल फंड्स अगर फॉरेन करेंसी में परचेज करते हैं वो भी हमने अलग डील कर लिया। मैं बोलती हूँ उसके अलावा अगर कोई यूनिट सिक्योरिटी परचेज होती है, यहाँ पे अदर दैन लिखा हुआ है, अदर दैन दीज, मतलब कि इनके अलावा अगर कोई यूनिट परचेज होती है तो जो टैक्स रेट होगा उस पर जो इनकम रिसीव होगा, इनकम दो इनकम रिसीव हो सकता है, क्या क्या, इंटरेस्ट या डिविडेंड। तो इंटरेस्ट हो या डिविडेंड हो, जो इनकम रिसीव होगा उस पर जो टैक्स रेट होगा, तो सिंस हम यहाँ पे नॉट ऑर्गेनाइजेशन, दो केसेस को डील कर रहे हैं, एक FII और एक फंड की। तो अगर ये FII है तो टैक्स रेट हो जाएगा 20%, और अगर ये स्पेसिफाइड फंड है तो टैक्स रेट हो जाएगा 10%। 194 LD आपको पता ही है कि 5% का टैक्स रेट लगता है। इनकम बाय वे ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है तो 30% टैक्स रेट लग जाएगा। अदर देन 111A वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको पता ही है, उस पर 15% का टैक्स रेट लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेफर्ड इन सेक्शन 111A तो 15% लगेगा, और अगर 112A वाला है तो 1 लाख से ज़्यादा जितना भी आपका इनकम हुआ उस पर 10% का टैक्स रेट लगेगा। अदर इनकम स्पेसिफाइड ऑफ फंड, वो अगर कोई अदर इनकम हुआ, ये सेम, ये जुड़ा हुआ है ये दोनों, अगर कोई अदर इनकम हुआ तो उस पर नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा, एट नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। अब ये जो है ये मैं छोड़ देती हूँ, ये थोड़ा सा मैंने बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर लिया था। नो डिडक्शन इज़ अलाउड वेयर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ ओके, लेट्स नॉट रीड दिस। सेम ही चीज़ है कि आपको 28 to 44C वाले कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होंगे जो कि PGBP में आपको मिलते हैं, और सेक्शन 57 का भी अदर इनकम का भी कोई डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगा। चैप्टर 6 से आपको अवेलेबल नहीं होगा, बट अगर is not allowable in case of short term capital gain और long term capital gain arising from transfer of security। बट इसके अलावा अगर आपके पास कोई और इनकम है जिस पे आपको लगता है कि चैप्टर 6 से मिल सकता है, देन उस पर चैप्टर 6 से अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 शैल नॉट बी एप्लीकेबल, ना ही फर्स्ट मिलेगा ना ही सेकंड मिलेगा। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन द अबव मेंशन इनकम ओनली। बैलेंस इनकम पे नॉर्मल टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। FII मीन्स सच इन्वेस्टर जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है अपने ऑफिशियल गैजेट में। स्पेसिफाइड फंड का मतलब बोल रहे हैं एस्टैब्लिश इन ए फॉर्म ऑफ ट्रस्ट और ए कंपनी और LLP और ए बॉडी कॉर्पोरेट which has been granted certificate of registration as a category 3 alternative investment fund and is regulated under the Security and Exchange Board of India। मतलब कि जिसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है कैटेगरी 3 ऑफ AIF, और इसके साथ साथ इसका जो ऑपरेशन हो रहा है वो ऑपरेटेड अंडर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विच इज़ लोकेटेड इन IFSC या IFSC में लोकेटेड होता है। और जो फंड होता है ना, मान लो फंड की 10 लाख यूनिट है तो इसके 8 लाख यूनिट NR होल्ड कर रहे हो, और इसके 2 लाख यूनिट जो स्पॉन्सर्स, जो मैनेजमेंट होता है, एक तरीके से आप बोलो तो कि जो मैनेजमेंट होता है जो इसको मैनेज कर रहा है वो होल्ड कर रहे हो, ऑफ विच ऑल द यूनिट आर हेल्ड बाय NR अदर देन यूनिट हेल्ड बाय स्पॉन्सर और मैनेजर। द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6 सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, यह हमेशा एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल होगा, बट डेप्रिसिएशन नॉट एप्लीकेबल क्योंकि वो सेक्शन 32 से डील करता है और सेक्शन 32 से डील करता है। और आपको ऊपर ही बताया गया था कि 28 to 44 से आपको कुछ नहीं मिलेगा। FII इज़ नॉट ए फॉरेन कंपनी, फॉरेन फंड, देन ऑल्सो अगर FII एक फॉरेन कंपनी नहीं है,
मतलब कि FIII का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है वो कंपनी के रूप में नहीं हुआ है, कोई फॉरेन फंड बन के आया है, जो कि जनरली जो FIIs होते हैं ना वो फंड के रूप में ही इनकॉर्पोरेट होके आते हैं। देन ऑन सच फंड टैक्स रेट एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल विल बी एप्लीकेबल। अब जैसे ही आपका इनकॉर्पोरेशन एज ए फंड हुआ तो फंड का मतलब आप AOP बन गए। अब AOP BOI जब आप बने तो आपका जो टैक्स रेट होगा वो जो एक इंडिविजुअल को टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है वही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो टैक्स रेट होगा वो वही होगा जो कि एक इंडिविजुअल का एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही हमने ये कहा कि इंडिविजुअल वाला स्लैब रेट आपको लग जाएगा, इसका मतलब ये भी हुआ कि सरचार्ज अगर आपको याद हो तो 37%, 15% सरचार्ज भी आपको वेरी करेगा। अब ये प्रॉब्लम हो जाएगा FII के लिए, और गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि हम FII को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दें, उनको लालच दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि मेजर इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट में FII का ही है, उनको गवर्नमेंट छोड़ना नहीं चाहेगी। इसलिए सरचार्ज के मामले में गवर्नमेंट ने बेनिफिट दे दिया कि अगर आप एज ए फंड इनकॉर्पोरेट हुए हैं तो आपके ऊपर जो सरचार्ज लगेगा वो किसी भी केस में 15% से ज़्यादा नहीं लगेगा। टैक्स रेट की बात करें तो वो तो स्लैब आपका लग जाएगा, बट जब बात होगी हमारे सरचार्ज की तो 15% से ज़्यादा नहीं लगेगा। द सरचार्ज ऑन सच डिविडेंड STCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शैल नॉट एक्सीड 15%। If a special section AB, AC, AD are not applicable, then apply general provision 112 and 115A। ये तो आपको पता होगा। In case NRI, there is an option to choose। Okay, leave that। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 115C and 115I ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके नीचे का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो वी डू नॉट नीड टू गो बिलो दैट। सो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी, एंड आई होप कि आपको इसकी पिछली क्लास भी समझ में आ गई होगी। सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय।